हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान संशोधन को लेकर आया हुआ है। साथ में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। यानी कि जो सीट हमारे सामने लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट को पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों कि आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। आगे बढ़ेंगे। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका, इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। हर फैक्ट, हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला पॉइंट है आपका, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। यही वजह है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड किया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आपके क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू आपके एग्जाम में रिपीट भी होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पॉइंट हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। स्टार्ट करते हैं हम लोग।
बात की जाए दोस्तों पहला संशोधन जो कि 1951 के द्वारा किया गया, तो इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, और 9 अनुसूची को पहले संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट 21वां संशोधन देखिए जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं सूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है? वो 8वीं सूची है। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि दोस्तों जो वन लाइनर का आपका दोस्तों क्वेश्चन का PDF है उसमें सारी चीजें पूरी तरह से कंप्लीट की हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। 24वां संशोधन देखिए जो कि 1971 के द्वारा किया गया। तो इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट 44वां संशोधन देखिए जो कि 1978 में किया गया। ऑलरेडी आप लोग 42वां कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली बन जाता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। 52वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 1985 में किया गया। तो इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। नेक्स्ट 56वां संशोधन देखिए जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संशोधन देखिए जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। व 65वां संशोधन देखिए जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के गठन की व्यवस्था की गई। हर फैक्ट हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करके चलने हैं। ऑलरेडी बताना चाहेंगे दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी PDF को ले चुके हैं दोस्तों, ले रहे हैं, हो सके थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करके दोस्तों प्रिंट आउट करवा लीजिए। प्रिंट आउट करवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। PDF को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीज़ें दोस्तों कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप समझने का प्रयास कीजिए। आपके इस वैकेंसी में दोस्तों सीटें कितने ये भी आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर कितने हैं ये भी आप लोग जानते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। 69वां संशोधन देखिए जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। हर फैक्ट को आपको कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों 73वां संशोधन देखिए जो कि 1992 में किया गया। और इसको भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए 73वां कब हुआ था, 86वां कब हुआ था, 42वां कब हुआ था दोस्तों, 44वां कब हुआ था। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं, इसलिए हम इस पर भी पूरी तरह से फोकस करवा रहे हैं। तो 73वां कब हुआ था? 1992 में। तो दोस्तों इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। आपका सुपर फैक्ट है। 86वां देखिए जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। 91वां देखिए जो कि 2003 में किया गया। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। कॉन्सेप्चुअल भी ध्यान रखिए। इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 92वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में ही हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं कौन कौन, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 22 हो गई है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। इसको पूरी तरह से दोस्तों हम लोग करंट से रिलेट करेंगे। 101वां संशोधन देखिए जो कि 2016 में किया गया। तो दोस्तों संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। ये भी ध्यान रखें GST कैसा टैक्स है? तो एक दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे बढ़ेंगे। GST ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। 102वां संशोधन देखिए जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट 105वां संशोधन देखिए जो कि 2021 में किया गया। तो इस संशोधन अधिनियम ने
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC/BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। और 106वां संशोधन देखिए जो कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC वाले एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों तो आपका SSC GD का PDF पूरी तरह से प्रिपेयर है। एक सफिशियंट पूरी तरह से परफेक्ट PDF रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम के लिए। रेलवे में बात की जाए तो आपका RPF कांस्टेबल का PDF पूरी तरह से कंप्लीट है। इसके अलावा NTPC और ग्रुप D का PDF भी दोस्तों आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। कम से कम समय में ये PDF हमारा आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहां पर RPF कांस्टेबल के PDF को देखेंगे, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका RPF कांस्टेबल का कंप्लीट PDF है जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके RPF कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल PDF आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक GK यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल PDF आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल PDF आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है। हमारा PDF आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस PDF में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। GK का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आया। तो आप लोग जानते हो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के बारे में बात की जाए तो इनके जनक ये वो होम माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। और तत्कालीन वाइस राय जरूर ध्यान रखें, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वाइस राय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों इस सीट को आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी मॉडरेट लेवल पर। देखिएगा पॉइंट हमारा, 1924 के बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। ध्यान रखेंगे इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। यानी कब मांग की गई थी दोस्तों? तो 31 दिसंबर को 1929 को दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें इसके द्वारा दोस्तों पूर्ण स्वराज की दोस्तों मांग की गई थी या घोषणा की गई थी। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कंटिन्यू आपके एग्जाम में बनता है। आगे बढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, सभी लोग जानते हैं, जो कि सर्वप्रथम, ये जरूर ध्यान रखें डेट के साथ,
27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता यानी कि कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस ऐतिहासिक दोस्तों अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी, जरूर ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसमें तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हो गए थे और कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है। पंचायती राज व्यवस्था से आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक, आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब आप लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से दोस्तों ये एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर करके चलने हैं। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। संविधान की 11वीं सूची में आता है और इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। वह लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले आप लोग 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। पहला, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 में, और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी भी दोस्तों समितियों का गठन किया गया है, अच्छे से आप लोग कंप्लीट करेंगे। डाकली दोस्तों घुमा घुमा के भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। बात की जाए दोस्तों हनुमंत राव समिति, जो कि इसी से रिलेटेड है, 1983 में गठित हुई। GBK राव समिति दोस्तों 1985 में गठित हुई। LM सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई। थुंगन समिति दोस्तों ये 1989 में गठित की गई, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब इन 4 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी, तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने, ध्यान रखेंगे। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। GK का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध से। तो जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं सबको पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। 4 चीजें दोस्तों आप लोगों को क्रम से देखनी है। युद्ध कब हुए थे, किनके बीच में हुए थे, किनकी जीत हुई थी और किनकी हार हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई की, तो यह लड़ाई
21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्लियर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई थी, आप लोग जानते हैं। तो दूसरी देखिए दोस्तों, यह लड़ाई 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हेमू कहा जाता था, की सेना और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात की जाए तो यह लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच दोस्तों सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में लड़ा गया था, यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रम से सारे फैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने, सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, हार्डे स्पेस का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ द हार्डे स्पेस कब लड़ा गया था? तो 326 ईसा पूर्व में, ध्यान रखेंगे। अब नोट देखिए यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट। तो दोस्तों हार्डे स्पेस का युद्ध, जिसे झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत के पंजाब क्षेत्र, आधुनिक पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, में झेलम नदी हार्डे स्पेस के तट पर सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध यानी कि वार ऑफ कलिंगा कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में, आपका सुपर फैक्ट है। नोट देखिए, यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई थी। नेक्स्ट, त्राइन का युद्ध देखिए दोस्तों, त्राइन में भी टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई थी, आप लोग जानते हैं। तो पहला देखिए, यानी कि त्राइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया? 1191 में। नोट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। त्राइन का द्वितीय युद्ध देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो क्वेश्चन है आपका, त्राइन का द्वितीय युद्ध यानी कि सेकंड बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया? 1192 में। अब नोट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, यानी कि एक बार वो जीते, एक बार वो जीते। त्राइन का तृतीय युद्ध यानी कि थर्ड बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया था? 1215 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध इल्तुतमिश और यलदुत कुबासा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई थी। संदावर का युद्ध देखिए, यानी कि बैटल ऑफ संदावर कब लड़ा गया? तो 1194 में। नोट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी। खानुआ का युद्ध देखिए, यानी कि बैटल ऑफ खानुआ कब लड़ा गया था? तो 16 मार्च 1527 को। नोट देखिए, यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका घाघरा का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा गया? तो 6 मई 1529 ईस्वी को। नोट देखिए, यह युद्ध बाबर और महमूद लोधी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया? 26 जून 1539 को। नोट देखिए, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। कन्नौज यानी बिलगाम का युद्ध देखिए, यानी कि बैटल ऑफ कन्नौज या बिलगाम, तो ये 1540 में हुआ था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बस विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखेंगे। सारी चीजें दोस्तों जो भी टॉपिक्स उठाई गई हैं क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट की गई हैं। अगला हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को। नोट देखिए, यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। वांडीवास का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया? तो 1760 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? जितने भी दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल है डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल के संबंधित नदी तट पर स्थित होने के साथ साथ वो हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों एक परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं।
चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भगवा नदी के तट पर। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल हैं संबंधित दोस्तों उनके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता के नाम के साथ साथ उनकी खोज कब हुई थी और वो किस नदी के तट पर स्थित थे। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों के नाम हैं उनके नाम दिए गए हैं। उनकी खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी और वो किस नदी के तट पर स्थित थे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी में, और यह दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित था। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, चन्नू दड़ों की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी 1931 ईस्वी में, और दोस्तों चन्हू दड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़ेंगे। रंगपुर की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में। यह मादर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 55 ईस्वी के बीच में। यह सतलज नदी के तट पर स्थित था। लोथल की बात की जाए, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1955 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में। भगवा नदी के तट पर स्थित था। और कोट दीजी की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज फजल अहमद के द्वारा की गई थी 1955 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका आलमगीरपुर, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1958 ईस्वी में। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा की बात की जाए, इसकी खोज बीबी लाल एवं बी के थापर के द्वारा की गई थी 1961 ईस्वी में। यह घग्घर नदी के तट पर स्थित था। धौलावीरा की बात की जाए, इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी 1967 से लेकर 68 ईस्वी के बीच में। यह मासर एवं मनाहर नदियों के संगम पर स्थित था। और लास्ट है आपका बनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973 से 74 ईस्वी के बीच में। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक से जितने भी कंटेंट और बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक एक कंटेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। चलिए देखिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। नेक्स्ट, पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। आगे की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिसमें उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। और भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में किया था। वह भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से कंटेंट और बनते हैं दोस्तों इस टॉपिक से, अच्छे से आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा। पॉइंट है, बिहार के चिराद नामक नौ पाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। नेक्स्ट, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार दोस्तों नौ पाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट, मानव में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। सिंध घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कास्युगीन सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? ऋग वैदिक कालीन जितनी भी दोस्तों नदियां हैं उनके प्राचीन और आधुनिक नाम। आपका सुपर टॉपिक है, कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। जीके का अगला क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऋग वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ इनके दोस्तों प्राचीन नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों कुहू नदी का, तो इसका आधुनिक नाम कुर्रम नदी है। बितस्ता दोस्तों ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। प्रोसणी दोस्तों ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। बिपाशा दोस्तों ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। दृश्यद्योति दोस्तों ये घग्घर नदी का प्राचीन नाम है। स्वस्तु या स्वात नदी का प्राचीन नाम है। कुभा दोस्तों ये काबुल नदी का प्राचीन नाम है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों आपका अस्कनी
जो कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। सतुदी दोस्तों सतलज नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है। और गोमती है गोमल नदी का प्राचीन नाम है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों इस टॉपिक से और भी जितने कंटेंट बनते हैं आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा पहला, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, एक है दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल। समय देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। नेक्स्ट, भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। ऋग्वैदिक दोस्तों काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता है और उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग जीके के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कलायू। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? भारत के जितने भी दोस्तों गवर्नर है, गवर्नर जनरल है और वाइस राय है, ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों और आपका पॉलिटी का भी टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कलायू। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग कंसंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने दोस्तों लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। क्रम से चीजें कलेक्ट की गई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट, किसके कार्यकाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के ही। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही। और बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। देखिए सबसे पहले बंगाल की बात हुई, फिर दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हुई, अब भारत की बात हो रही है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किसने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों आपका, राज्य हड़प नीति यानी कि बेवगा सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, किसने 1848 में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही। नेक्स्ट, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में दोस्तों जारी किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के ही। और किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का पिता कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी को ही। नेक्स्ट, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ने। और किसके कार्यकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के ही। और भारत में पहली जनगणना 1872 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के ही। नेक्स्ट, 1878 में किसके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किससे माना था? तो लॉर्ड रिपन को। किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के। और इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा 1883 में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के ही। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से आपका, 1882 के भारतीय शिक्षा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना जो कि 1871 में हुई थी किसके वायसराय के कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के ही। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में होती? तो लॉर्ड डफरिन के। और 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 तक चला दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में होता? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। और सन 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में होता? तो लॉर्ड इरविन के। गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना था? तो दिल्ली समझौता। और गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 में। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में होती? तो लॉर्ड इरविन के। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के। नेक्स्ट,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिथन लगो के। अब दोस्तों, क्रिप्स मिशन किस वायसराय के दौरान भारत आया था? तो लॉर्ड लिथन लगो के। नेक्स्ट, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन होता है? माउंटबेटन के। और स्वतंत्र भारत के पहले दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे, और भी दोस्तों टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।